हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 5 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा चल रहा था। हमने इसकी शुरुआत की थी जिसमें हमने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग को समझाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी का क्या क्या चीज़ को शामिल किया जाता है, किन किन सारे चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो इसके बारे में हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपका क्या मीनिंग है, और हमने साथ ही साथ देखा कि क्या इंक्लूड किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा कि क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक आपका बैलेंस शीट का, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपका स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। तो ये तमाम चीज़ों को हमने लास्ट के वीडियो में देखा। आज हम आप डिस्कस करेंगे कि जो कंपनी का बैलेंस शीट बनता है वो उसका फॉर्मेट क्या होगा और किस तरीके से कंपनी का बैलेंस शीट बनाया जाएगा। उसका आज हम परफॉर्मा देखेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे कि किस तरीके से बैलेंस शीट कंपनी का बनता है। तो आप तो जानते हो बैलेंस शीट बनाना, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का जो बैलेंस शीट बनता था वो हॉरिजॉन्टल बनता था। टी शेप का आपका बैलेंस शीट होता था, इस तरीके से बनाते थे हम बैलेंस शीट टी शेप में। किसका है? सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का। ये साइड आपका एसेट होता था और ये आपका लायबिलिटीज या कह सकते हो कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड बनता है। बैलेंस शीट जो बनता है वो बेस्ड होता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पर, और अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम ही है बैलेंस शीट इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये जो आपका है ये बेस्ड होता है आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं और डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होता है। तो ये बेस्ड है आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे, और एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के हमेशा और हमेशा बराबर होता है। तो ये जो आपका बैलेंस शीट बनता था सोल प्रोप्राइटरशिप एज एट, यहाँ पर डेट लिखाता था एज एट। तो ये जो बैलेंस शीट बनाते थे वो सोल प्रोप्राइटरशिप के और पार्टनरशिप के केस में हम बनाते थे। लेकिन कंपनी के केस में आप ये बैलेंस शीट जो आपका है इसको आप फॉलो नहीं कर सकते हो। जो फिक्स फॉर्मेट दिया गया है आपका कंपनी में, उसी फिक्स फॉर्मेट में कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अंदर आपका कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट दिया गया है। और वो जो बैलेंस शीट बनेगा ये हॉरिजॉन्टल शेप में नहीं बल्कि वर्टिकल शेप में आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाएगा। पार्ट 1 शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा दिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो कंपनी का बैलेंस शीट है उसे प्रिपेयर करना है। आप इस फॉर्मेट से हट नहीं सकते हो। आप कहोगे कि सर ये वाला नहीं, हम इसी तरीके से बनाएंगे, काम चला लेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जो फिक्स फॉर्मेट दिया गया है पार्ट 1 शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, उस फॉर्मेट को मैंडेटरी है, उसको फॉर्मेट को आपको उसी के अकॉर्डिंग सारा बैलेंस शीट बनाना ही होगा। अच्छा, अब ये आपका फॉर्मेट दिया है वर्टिकल शेप में। सबसे पहले आपका यहाँ पर होगा पर्टिकुलर्स, यानी जितने भी मेजर हेड्स आएंगे आपका शेयर होल्डर फंड्स हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, जितना भी आएगा आपका एसेट है, तो सब कुछ आपका इस पर्टिकुलर के अंदर आएगा सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पर होगा आपका नोट नंबर। इस फॉर्मेट में हम क्या लिखेंगे, इस लाइन में हम इस कॉलम में क्या लिखेंगे? नोट नंबर। देखिए, बैलेंस शीट में सिर्फ मेजर हेड्स को लिखेंगे, जितने भी मेजर हेड हैं उनको लिखेंगे। लेकिन अगर आपका उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे अगर हम मान लो लिखे कि यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स में लिखे शेयर कैपिटल, तो ऑथोराइज कैपिटल कितना है, इशूड कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। यहाँ पर एक आपका प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पर आपका सिर्फ मेजर हेड्स आएगा। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, और जिस नंबर पे आपका नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर होगा वो नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, किस पर आपका वो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा नोट नंबर में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये हो गया पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, डिटेल एक्सप्लेनेशन किस पेज पर है, कहाँ आप दिए हैं नोट्स टू अकाउंट में, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है
आपका आएगा करंट ईयर। करंट ईयर का जो भी आपका आएगा, करंट ईयर में जो भी आपका फिगर आएगा बैलेंस शीट का, वो इस कॉलम में लिखा जाएगा। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर का सारा लिखा जाएगा। ये फॉर्मेट दिया गया। प्रीवियस ईयर क्यों यहाँ पे लिखा रहेगा? क्योंकि आप कंपेयर कर सके करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से, कि पिछले साल के मुकाबले हमारा जो भी फिगर है वो अच्छा है, खराब है, लायबिलिटीज घटा है, बढ़ा है, क्या हुआ है, कंपेयर करने के लिए करंट ईयर के बगल में आपका कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 शेड्यूल 3 में ये फॉर्मेट दिया गया है कि आप जो है करंट ईयर के बगल में आपका प्रीवियस ईयर भी होगा, यानी पुराना आपको फिगर भी लिखने होगा। क्वेश्चन में अगर पुराना फिगर नहीं दिया है तो ये कॉलम खाली छूटेगा, बाकी करंट ईयर का तो फिगर रहेगा ही, वो यहाँ पर आएगा। लेकिन आपका वहाँ पर ये फॉर्मेट दिया गया है, पर्टिकुलर्स, मेजर हेड्स, नोट नंबर, नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर होगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, करंट ईयर का फिगर यहाँ और प्रीवियस ईयर का फिगर जो है यहाँ पर आपका लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया फॉर्मेट का। अब जो है किस तरीके से हम बनाएंगे, तो बिल्कुल आपका सेम ही रहेगा। बताइए कोई नियम चेंज हो जाएगा क्या? कोई भी नियम यहाँ पर चेंज नहीं होगा। जो आपका पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में करते थे, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या था, एसेट जो था वो बराबर होता है कैपिटल और लायबिलिटीज के। बैलेंस शीट का जो है फॉर्मेट चेंज किया गया है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो है वो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज अब नहीं होगा, होगा वही चीज़। एसेट अभी भी कंपनी का बराबर होगा यहाँ पर किसके, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के, यानी बैलेंस शीट जो दोनों साइड हमेशा इक्वल होता है वो अभी भी इक्वल होगा, सिर्फ फॉर्मेट आपका यहाँ पर चेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका लिखेगा एसेट्स जो है, या पहले ऊपर में सबसे पहले क्या लिखाएगा आपका, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ये होता है। ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मूला को। इस कैपिटल का क्या मतलब होता है? कैपिटल का मतलब होता है जो ऑनर ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ऑनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो इस कैपिटल को ऑनर्स फंड, यानी आप इसको इक्विटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इक्विटी। इस कैपिटल को आप इक्विटी भी बोल सकते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हो कि इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। इसी कैपिटल को आप क्या बोल सकते हो? इक्विटी बोल सकते हो। तो यहां पर इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, यानी इक्विटी मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट। अब सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम हेड बनाएंगे ऊपर में, यहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटी का, यानी कैपिटल और लायबिलिटी का, लेकिन यहां लिखता है आपका जैसे फॉर्मेट दिया गया है वैसा ही, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये दिया गया है। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, देखिए आपका फिक्स फॉर्मेट जो है वो दिया गया है आपका बुक के अंदर, पेज नंबर 1.3 है डीके गोयल के बुक से, सारा फॉर्मेट इसके अंदर दिया गया है आपका। आप बुक सामने रखोगे और 1 बाय 1 करके हम सारा जो इसका हेड है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी में सबसे पहले क्या आएगा, ऑनर्स फंड, और आउटसाइडर का जो फंड है वो क्या है आपका, लायबिलिटीज कहलाता है। तो सबसे पहले हम इक्विटी का देखेंगे। सबसे पहले आपका फर्स्ट नंबर पे क्या दिया हुआ है, देखते जाइएगा फॉर्मेट। सबसे है आपका शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, सबसे पहले आपका दिया है यहां पर शेयर होल्डर फंड्स। देखिए कंपनी भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कंपनी भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ये भी बिजनेस करने के लिए ही बैठी है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बैठा है, जैसे पार्टनरशिप में है बिजनेस वैसा ही कंपनी है, लेकिन इसका तरीका अलग है। देखिए कंपनी में जो पैसा लगाता है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कोई पैसा लगाता है बिजनेस में तो उसे कैपिटल कहते हैं, वो बिजनेस का मालिक होता है। पार्टनरशिप में भी अगर कोई पैसा लगाता है तो वहां पर वो भी बिजनेस का मालिक लगाता है, ऑनर लगाता है। अगर हम बात करें कि कंपनी में जो पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। यहां पे क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो कंपनी में जो पैसा लगाया है यहां पर
उसे बोलते हैं हम शेयर होल्डर। शेयर कैसे इशू करते हैं ये सारी बातें हमने आपको बता दी है। तो यहां पर हुआ शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर का जो पैसा कंपनी में है उसे हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। उनका जो पैसा कंपनी में है वो किस हेड में आएगा, तो शेयर होल्डर जो उसका फंड है वो कहां लिखेंगे हम, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड सबसे पहले हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर अब क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है यहां पर शेयर कैपिटल। लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ऑनर के पैसे को अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच में। अगर पार्टनरशिप के केस में बोलें कि ऑनर के पैसे को क्या बोलते हैं, तो एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, ऐसा हम बोलते थे। लेकिन शेयर होल्डर चूंकि हजारों की संख्या में शेयर होल्डर हो सकते हैं, तो उस केस में ऑनर के पैसे को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल तो कहेंगे ही, लेकिन कौन सा कैपिटल कहेंगे, तो शेयर कैपिटल कहेंगे। यानी ऑनर का पैसा कहां पर है, दिखेगा यहां पर आपको शेयर कैपिटल में आपको यहां पे दिखेगा। जो किसका फंड है, तो शेयर होल्डर्स का फंड है, यहां पर आपको दिखेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के बैलेंस शीट में या अगर पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में देखें तो कैपिटल कहाँ दिखता था, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड में ही तो आपका कैपिटल दिखता था। जो भी प्रॉफिट आता था यहाँ हम ऐड करते थे, जो भी लॉस आता था नेट लॉस या नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड, नेट लॉस आएगा तो माइनस करते थे हम केस में। तो यहाँ पर भी क्या है आपका जो कैपिटल दिखेगा ये किधर दिखेगा, यहाँ पर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड में, यहाँ पर इक्विटी प्लस लायबिलिटी साइड में आपका शेयर कैपिटल दिखेगा। कैपिटल ऑनर का पैसा, ऑनर कौन है, शेयर होल्डर, तो शेयर कैपिटल यहाँ पे लिखा जाएगा। अब ये जो आपका शेयर कैपिटल है इसमें कंपनी का जो कैपिटल है ऑथोराइज कैपिटल है, आपका इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, तो बहुत सारा यहाँ पर इसके अंदर आएगा। तो सारा इंफॉर्मेशन को आपको बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखना है, बल्कि इसको नोट्स टू अकाउंट एक प्रिपेयर करके आपको सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन को दिखाना है। यहाँ पर सारे को नहीं लिखना है। इससे अगर आप यहाँ पे सारे चीज़ों को दिखाओगे तो बैलेंस शीट जो है आपका ओवरबर्डन हो जाएगा, और जो है जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे उनको ये बात पसंद नहीं आएगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर फिगर साफ सुथरा होना चाहिए। डिटेल देखना है तो नोट्स टू अकाउंट में आप उसको देख सकते हो। क्लियर है? ओके। इसके बाद आपका जो सेकंड है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। बी नंबर जो कहता है वो है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, अब इसमें क्या आएगा, देखिए जितने भी टाइप का रिजर्व है वो इस हेड में आएगा। रिजर्व कहां बनता है, तो नेट प्रॉफिट में से रिजर्व बनता है। और सरप्लस याद करिए हम आपको पढ़ाए थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर अगर कोई प्रॉफिट होता था तो उसे हम सरप्लस बोलते थे, अगर कोई लॉस होता था तो डिफिसिट बोलते थे। यहां पर रिजर्व का मतलब वो पैसा जो किसी वजह से इकट्ठा करके रखा गया है रिजर्व के तौर पे, और सरप्लस का मतलब हो गया कि अगर कोई प्रॉफिट है तो भी इसी हेड में आएगा। तो जितना भी आपका रिजर्व है, जैसे आपका हो गया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो जितने भी काइंड का आपका रिजर्व है वो सारा का सारा रिजर्व जो है आपका रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में आएगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका आ जाएगा इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में। कोई भी सरप्लस होगा तो वो आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व आ जाएगा इसके अंदर। कैपिटल रिजर्व में कैपिटल गेन से बनता है कैपिटल रिजर्व। अगर आप कोई फिक्स एसेट को प्रॉफिट में बेचे हो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, फिक्स एसेट हो अगर उसमें अगर कोई रनिंग बिजनेस को बेचे हो उससे कोई प्रॉफिट हो या गेन हो, तो ये सारा कुछ आपका, या फिर हो सकता है कि गेन फ्रॉम दी री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, या फिर गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इस टाइप का कोई भी अगर आपका गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो इससे इसके द्वारा जो रिजर्व बनेगा वो कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में आएगा। इसके अलावा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इसके अंदर आएगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जैसे कि कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है तो उस केस में कहाँ से आएगा पैसा, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से ले सकती है पैसा। एक कंपनी और ऑप्शन देती है शेयर होल्डर को बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर का। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर में कंपनी अपने ही शेयर को मार्केट वैल्यू पर खरीदती है,
बाद में एक ऑप्शन देती है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर शेयर होल्डर को, कि कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर को खरीदेगी। तो अपने इक्विटी शेयर को खरीदने के लिए कंपनी कहाँ से पैसा लाएगी, तो वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से पैसा ला सकती है। तो वो भी अगर रिजर्व होगा तो उसको भी आप रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में दिखाइएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी इसके अंदर आएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी इसके अंदर आपका आएगा। तो जितना भी टाइप का आपका रिजर्व है वो सारा रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद सी नंबर, देखिए आपका जो भी शेयर होल्डर का फंड है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी आपका रिजर्व है, रिजर्व कहां से बनता है, नेट प्रॉफिट में से बनता है। और जितना भी रिजर्व है वो अल्टीमेटली किसका है, तो ऑनर का ही है, इसीलिए ये शेयर होल्डर फंड में आएगा आपका रिजर्व। इसके बाद है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स, मनी received against share warrant, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब ये क्या चीज़ है, हालांकि ये आपका जो सिलेबस में नहीं है पढ़ना आपको, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट जो है आपका, वो आपको जो मेजर हेड्स है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल, यही पढ़ना है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको इसको बताते हैं कि क्या होता है। देखिए मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट जो है आपका, कंपनी आपको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इसका इस्तेमाल करती है कि फ्यूचर में अगर आपको इक्विटी शेयर खरीदना है तो उसके लिए कंपनी एक वारंट के तौर पे अभी डेट को, कि इस डेट को हम आपको इक्विटी शेयर देंगे, इतने रेट पर देंगे, ये सब कुछ तय करती है एक्चुअली में। तो ये किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, लेकिन अभी शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं बना है क्योंकि एक्चुअली में ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। जो आपका इक्विटी शेयर लेना चाहते हैं उसको वारंट के तौर पे, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे कंपनी देती है कि हम आपको इस डेट पर इतना इक्विटी शेयर इस रेट पर देंगे। तो फिलहाल मनी रिसीव की है कंपनी अगेंस्ट शेयर वारंट, अभी ये शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं है, लेकिन वारंट के तौर पे कंपनी एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे उनको आश्वस्त कर दिया गया है कि आपको इस डेट पर इतना इक्विटी शेयर इस रेट पर, प्री डिटरमाइंड रेट पर आपको दिया जाएगा। तो जब उनको जिस डेट को इक्विटी शेयर इशू कर दिया जाएगा उस दिन ये हेड यहाँ से हट जाएगा और वो शेयर कैपिटल का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो है अभी मनी रिसीव किया गया है अगेंस्ट शेयर वारंट, अभी ये इस इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होना बाकी है। जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो शेयर कैपिटल का हिस्सा बन जाएगा। फिलहाल इसको आपको लिखना नहीं है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दूसरा यहाँ पर हेड क्या है वो देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये हेड भी आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या है। देखिए कंपनी तो सबसे पहले क्या करती है कि शेयर जब इशू करती है तो कंपनी के में हम बैलेंस शीट इंस्टॉलमेंट वाइज करती है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री बनाते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर इसे हम ट्रांसफर करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में, और जिस डेट को ये एंट्री पास करते हैं सेम डेट को आपका अलॉटमेंट का एंट्री भी पास होता है। तो अगर हम यहाँ पर की बात करें तो कंपनी क्या करती है कि यहाँ पर किसी को भी अप्लाई करने से रोक नहीं सकती है कंपनी। कोई भी अगर मान लीजिए कि कंपनी 2000 शेयर इशू की है तो 2000 से ज़्यादा भी लोग जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2000 से ज़्यादा शेयर के लिए भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई हर लोग कर सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे उतना एप्लीकेशन आ सकता है। तो एप्लीकेशन आएगा, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा।
ठीक है। लेकिन अभी ये इस जर्नल एंट्री में ये बात तय नहीं हुआ है कि किसे शेयर होल्डर दिया जाएगा, होल्डरशिप दिया जाएगा, किसे कंपनी का ऑनर बनाया जाएगा, यहाँ पर वो तय नहीं है। लेकिन कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कर रही है यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव करते जा रही है, लेकिन अभी पेंडिंग है। अभी पेंडिंग क्या है, अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो अभी कंपनी क्या कर रही है कि एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव कर रही है, बट अलॉटमेंट जो है मान लो कि आपका 4 दिन या 5 दिन के बाद किया जाएगा, तो जो कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रही है अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया है कंपनी ने, वो किस हेड में आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में आपका यहाँ पर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इस डेट को आपका जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। लेकिन जब ये एंट्री के साथ अलॉटमेंट का एंट्री पास होगा तब पता चलेगा कि एक्चुअली में कौन शेयर होल्डर बने हैं। अभी यहाँ पर कोई शेयर होल्डर नहीं बना है। जब एक्चुअली में शेयर होल्डरशिप दे दिया जाएगा तो ये जो हेड है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये यहाँ से हट जाएगा और वो पार्ट बन जाएगा किसका, तो शेयर कैपिटल का। तो ये हेड भी आपको यहाँ पर पढ़ना नहीं है। चलिए, तो आज की वीडियो में हम इतना बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।